इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2017 में सरकार लेकर आई कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन तब से अब तक इसे लेकर कई संस्थाएं और विपक्ष भी सरकार को घेरता आया है। इसमें राजनीतिक दलों को मिलता है सीक्रेट चंदा, मतलब कौन दे रहा है इसकी जानकारी नहीं है। इसी को लेकर करीब 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की जनहित याचिका पर दलील दे रहे हैं प्रशांत भूषण, जो कह चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड की इन्फो सार्वजनिक की जाए। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अटॉर्नी जनरल ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। संसद में इस पर चर्चा जरूर की जा सकती है। खैर, अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि याचिका दायर करने वालों की तरफ से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इसी बीच बीते दिनों वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें दी। प्रशांत भूषण ने आखिर क्या क्या कहा, पॉइंट्स में समझते हैं। सरकार ने कंपनियों के लिए सालाना मुनाफे की 7.5% की सीमा हटा दी है। इसका मतलब ये है कि घाटे में चल रही कंपनी या कोई व्यवसाय नहीं करने वाली कंपनी, जैसे कि शेल कंपनियां होती हैं, वो भी दान कर सकती हैं। प्रशांत भूषण ने यह भी दलील दी कि राजनीतिक दलों को बस इतना बताना होगा कि उन्हें मिले कुल चंदे में से उन्हें 500 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले, और ये बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने भुनाया, इसका मिलान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। प्रशांत भूषण ने बताया कि ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि अगर नागरिकों को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है, तो उन्हें निश्चित रूप से ये भी जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दल को कौन फंड कर रहा है। चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये मानने में कोई हिचक नहीं है कि ये बॉन्ड सत्ताधारी दलों को रिश्वत के माध्यम से दिए जा रहे हैं। प्रशांत भूषण ने बताया कि 50% से ज्यादा केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल को मिला हुआ है और बाकी केवल राज्य में सत्तारूढ़ दल को। 1% भी विपक्षी दलों को नहीं मिला है, जो सत्तारूढ़ नहीं है। केंद्र ने इस योजना के माध्यम से कॉर्पोरेट चंदे पर लगी सीमा को भी हटा दिया है और एफसीआरए में संशोधन किया है। ये देश में लोकतंत्र को नष्ट और परेशान करता है, क्योंकि ये सत्ताधारी बनाम विपक्षी दलों के बीच या राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच समान अवसर की धारणा के खिलाफ है। प्रशांत भूषण ने अदालत में बताया कि 2018 से अगले 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा पार्टियों को मिला है, वो किसी भी तरीके से मिलने वाले चंदे से कहीं ज्यादा और तेज है, जो दिखाता है कि रिश्वत देना आसान हो गया है। अब क्या है ये चुनावी बॉन्ड योजना? चुनावी बॉन्ड भारत का कोई भी नागरिक या भारत में स्टैब्लिश संस्था खरीद सकती है। कोई व्यक्ति अकेले या दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। एसबीआई 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज करता है। एडीआर की रीसेंट डेटा के मुताबिक 2021-22 तक चुनावी बॉन्ड से सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर 9,188 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसकी प्रतिशतता 57 है। वही कांग्रेस को इस राशि का 10% चंदा मिला है। बीजेपी को 5,272 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए मिले हैं। वही शेष धनराशि में 5 अन्य दल शामिल रहे। एडीआर ने यह भी बताया कि साल दर साल चुनावी बॉन्ड के रूप में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले दान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। मामले में अभी केंद्र सरकार ने पक्ष नहीं रखा है, लेकिन अटॉर्नी जनरल के जरिए दाखिल जवाब में उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में तभी दखल देता है जब नागरिकों के मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। इस मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता किस पार्टी को कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी पाना लोगों का मौलिक अधिकार नहीं है। वेंकटरमणि ने कहा कि चुनावी हलफनामे के जरिए उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी वोटर को देता है। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार फैसले में दिया था। राजनीतिक चंदे की जानकारी का कोई अधिकार फिलहाल लोगों को नहीं है। अगर कोर्ट किसी अधिकार को नए सिरे से परिभाषित भी करता है, तो उसके आधार पर सीधे किसी मौजूदा कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई है। 2017 में एडीआर और एनजीओ कॉमन कॉज ने संयुक्त रूप से याचिका दायर की थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में
चुनाव आयोग ने भी माना था कि ये राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने इसमें हुए संशोधनों पर भी बाद में कहा था कि इससे तो शेल कंपनियां खुलने लगेंगी। एडीआर की याचिका में तो आरबीआई का भी जिक्र है, जिसने इसका विरोध किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है और इस पर सभी की निगाहें इसीलिए भी टिकी है क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। जो अगेंस्ट में है वो कहते हैं कि ये बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए आसान जरिया है जिससे वो पार्टियों को गुप्त तरीके से रिश्वत दे सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।